हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर एक कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। और चीजों को सिंपल रखने के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ओके, और मान लेते ये ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव प्लेट है तो इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। और नीचे नेगेटिव प्लेट है तो इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव। है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगी वो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। और मान लेते हैं कि इसके बीच में हमने एक स्लैब को प्लेस करा है। सो ये एक बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया। ओके, और मान लेते हैं कि टोटल जो ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल स्मॉल डी। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। और जो ये स्लैब प्लेस करा है इसका थिकनेस है स्मॉल टी। ओके, और ठीक है, और इस पे जो ठीक है ये हमने पैरामीटर्स मान लिया। ठीक है, इसका मतलब हमने एक स्मॉल टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्लेट के एरिया के बराबर है। ठीक है, दोनों का एरिया कैपिटल है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया सेम है, मतलब जो एरिया इस इन प्लेट्स का वो एरिया डाइलेक्ट्रिक का है। इसको हमने कैपेसिटर के बीच में प्लेस करा है ना, थिकनेस इसकी स्मॉल टी है स्लैब की, और टोटल कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। सो इसकी वजह से हमें देखना है कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज हुआ। तो बेसिकली होगा क्या, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है। अब देखो ये बाहर एक फील्ड बन रही है, इस इलेक्ट्रिक ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स हैं इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जब स्लैब को रखेंगे तो हमने डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में पढ़ा था कि स्लैब के अंदर पोलराइजेशन होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करा देगा। दैट मीन्स ओवरऑल जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज कर जाएगी। है ना, और लेट्स से कि जो ये स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो होगा क्या, मान लेते हैं ये फील्ड बाहर जो है इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाहर जो ये फील्ड है ये ई नॉट है। तो इस ई नॉट फील्ड की वजह से क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में जहां जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही रहेगी, जैसे कि ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया। बट जहां ये जितनी जगह ये स्लैब है उतनी जगह फील्ड वेरी करेगी। है ना, और मान लेते हैं कि जो स्लैब के अंदर फील्ड है वो है ई, ये ई नॉट से अलग होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्लैब के अंदर एक पोलराइजेशन की वजह से एक और फील्ड इंड्यूस होगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट नहीं होगी बल्कि ई होगी। और हमें पता है दोनों में रिलेशन भी होता है, जरा वो रिलेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। ये जो ई होगा इट इज नथिंग बट ई नॉट बाई के, जहां पे के क्या है, इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो रिकॉल करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी या ई इंटू एल, जो भी डिस्टेंस है वो, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। सो यहाँ पे जब मुझे बी निकालना है,
ठीक है, V क्या हो गया, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं लिख सकता हूँ। देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E और कितने थिकनेस के लिए है वो, T थिकनेस के लिए, ये हो जाएगा प्लस जहां जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट, और वो कितना रीजन है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका थिकनेस होगा D माइनस टी। भाई अगर ये डाइलेक्ट्रिक खाली T थिकनेस वाले रीजन में है तो इसके अलावा जो रीजन बना वो बना D माइनस टी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो बाउंड चार्ज सरफेस चार्जेस या बाउंड चार्जेस शो नहीं करे, वरना तो क्या होगा, इस स्लैब पे बाउंड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे विच विल बी अपोजिट टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है इसकी वजह से, और ये बाकी का जो है ये बाकी रीजन की वजह से। अब देखो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी Q बाय V। ठीक है, V का फॉर्मूला ये आ चुका है, तो जरा इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये C हो जाएगा Q अपॉन V की जगह ये रखो, या और हाँ इसमें जरा ET प्लस E नॉट D माइनस टी। और देखो E की जगह लिख सकते हैं E नॉट बाय के, ऊपर से इसको यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया बेसिकली Q अपॉन E की जगह लिखो E नॉट बाय के इंटू टी प्लस E नॉट D माइनस टी। यहां से E नॉट कॉमन आ गया तो E नॉट को कॉमन कर लो, तो Q बाय E नॉट बचा कितना अंदर, T बाय के प्लस D माइनस टी। ठीक है, प्लस D माइनस टी। अब E नॉट की वैल्यू लिखो, तो E नॉट की वैल्यू कितनी होगी, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो ये जो E नॉट होगा ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इनकी चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा की जगह लिख सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली E नॉट क्या हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जरा पुट करते हैं, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन E था, E की जगह क्या लिखोगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास है T बाय के प्लस D माइनस टी। T बाय के प्लस D माइनस टी। अब देखो इस क्यूर से क्यूर कैंसिल कर सकते हैं, और ये A एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल जो C का एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T बाय के प्लस D माइनस टी। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन आ चुका है। बाकी अगर हम चाहें तो अगर मैं यहां से D कॉमन ले लूं, और यहां से अगर मैं D कॉमन आउट कर लेता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, इस वाले D से 1 बाहर आ गया, और T बाय के से भी T कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस T, और D कॉमन लिया तो बाहर D लिख दो। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 बाय के माइनस 1। ठीक है, सो अब यहां से ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी है, ये क्या है, ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, जब मतलब डाइलेक्ट्रिक जब नहीं था, तो इसको लिखो C नॉट अपॉन 1 प्लस T बाय डी 1 बाय के माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन आया जो नई कैपेसिटेंस है उसका। ठीक है, सो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जहां पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और सी नॉट जो है विदाउट स्लैब की कैपेसिटेंस है, जब कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करा बिना उसके जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी नॉट। और ये हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं, सी नॉट होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, तो यहाँ पे हमने यूज करा है ना, सी नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी विच इज द कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब इसमें
एक दो और पर्टिकुलर केस है, जैसे पहला केस होता है अगर हम कंप्लीटली फिल कर दें, कंप्लीटली फिल, अगर पूरी रीजन में हम फिल कर दें तो कंप्लीटली फिल का मतलब क्या होगा, दैट टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, पूरा का पूरा हम इसमें फिल कर देंगे इसको। तो आप जरा कैपेसिटेंस निकालिए, तो सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 + t/d है, और यहाँ पे देखो टी की जगह डी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चलो मैं पहले लिख ही देता हूँ, 1 + t/d और 1/k-1, सो 1/k-1, इसमें पुट करेंगे टी इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा सी नॉट अपॉन 1 + d/d 1/k-1, सो ये d/d कैंसिल हो गया, तो ये बना गया खाली, और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो गया सी नॉट अपॉन 1 + 1/k-1, ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बचा सी नॉट अपॉन 1/k, और एक ये ऊपर चला जाएगा, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ k इंटू सी नॉट। तो जो कैपेसिटेंस है, जो नया कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो गया है, न्यू कैपेसिटेंस इज k टाइम्स द कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आप उसको कंप्लीटली फिल करोगे तो यहाँ पे आप और एविडेंटली देख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये है दैट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो एक तो ये भी बेनिफिट होता है डाइलेक्ट्रिक को यूज करने का, कि जो आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और दूसरा मैंने आपको बताया भी था कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है टू द प्लेट्स, या जो भी आपके चार्जेस या जो कंडक्टर्स हैं, वरना तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। वैसे यहां से भी हम देख सकते थे कि जो सी की वैल्यू होगी वो सी नॉट से ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से बढ़ जाती है। भाई कैसे देखोगे, तो देखो के की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज्यादा होती है जनरली, है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होती है। ओके, सो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो के की वैल्यू जनरली 1 से ज्यादा होती है, तो 1/k की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, तो 1/k-1, ये कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, दैट इट विल बी लेस देन 0। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये टी और डी तो पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक, और 1 में से कुछ नेगेटिव माइनस करोगे तो लेस देन 1 होगा, है ना। 1 में से अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर लेस देन 1 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर लेस देन 1 होगा तो न्यूमरेटर जो मतलब जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो जो होगी उससे बढ़ जाएगी, जैसे सी नॉट अपॉन समथिंग लेस देन 1 होगा ना, अगर इसके नीचे कुछ ऐसी चीज है जो लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू सी नॉट से तो क्या होगी, ज्यादा आएगी। आई ऑप्शन है, ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है एक्चुअल में वो इंक्रीज करे, यहां से आप ये कह सकते हो सी इज ग्रेटर देन सी नॉट है। ठीक है, वो कैसे है वो चीज मैंने वो समझाने की कोशिश करी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला फैक्टर है ये नेगेटिव होगा, तो 1 में से कुछ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये प्लस साइन है, बट अगर ये नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल क्या होना, 1 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट होनी है, तो फिर 0 सी नॉट अपॉन लेस देन 1 एक नंबर आएगा जो कि सी नॉट से ज्यादा हो जाएगा, मतलब सी नॉट उससे ज्यादा हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ लो कि सी नॉट जो होगा वो ये जो भी नंबर डिवाइड में आएगा इंटू सी होगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो भी डिनोमिनेटर का नंबर है सी नॉट क्या है, सी इंटू जो भी डिनोमिनेटर है, और ये लेस देन 1 है, तो ओवरऑल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सी नॉट की वैल्यू भी क्या हो गई, लेस देन सी हो गई, या फिर सी इज ग्रेटर देन सी नॉट हो गया, किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक, यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सी नॉट जो है, सी जो है इट इज ग्रेटर देन सी नॉट है, यहाँ तो हमें क्लियरली विजिबल होगा के टाइम्स, है ना, और के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर को ही प्लेस कर दे, अगर हम इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफ यू यूज अ कंडक्टिंग स्लैब या कंडक्टर,
अगर हम बीच में कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करें तो देखिए क्या होगा। सो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है ना। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड नहीं करती है। सो अब देखो के को कैसे डिफाइन करते हैं, ई अपॉन ई नॉट। ये है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऊपर ही, और ई नॉट है जो आपने अप्लाइड जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कंडक्टर के लिए क्या होता है, फॉर कंडक्टर, अभी मैंने आपको बताया कि डेट फॉर कंडक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये ई जीरो हो जाएगा, ई बाय ई नॉट हो गए, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, के की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इज इक्वल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, वेरी सॉरी। जो के होता है बेसिकली ई नॉट बाय ई होता है, ना कि ई बाय ई नॉट। ठीक है, तभी तो जो ई होता है इट इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, है ना, वेरी सॉरी फॉर दैट। सो ये बेसिकली हो गया ई नॉट बाय जीरो। और वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, या ई नॉट बाय जीरो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट के फॉर अ कंडक्टर इज इन्फिनिटी। के की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अब इसको जरा पुट करो स्लैब में, वो जो फॉर्मूला हमने निकाला था, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, सी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 प्लस टी बाय डी 1 बाय के माइनस 1। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला निकाला था, है ना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था 1 प्लस टी बाय डी 1 बाय के माइनस 1। अब इसमें जरा पुट करते हैं के इक्वल टू इन्फिनिटी, और हमें एक चीज पता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये एक भी एक और रिजल्ट भी नो। सो यहाँ पे जब आप इसको यूज करोगे सी नॉट 1 प्लस टी बाय के टी बाय डी, और 1 अपॉन के की जगह जीरो आ गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया माइनस 1, ये जीरो हो गया, जीरो माइनस 1 इज माइनस 1। तो फाइनली क्या बना, सी नॉट अपॉन 1 प्लस टी बाय डी, ये हो गया जीरो माइनस 1। और जब आप इसको, तो ये बना सी नॉट 1 माइनस टी बाय डी। और थोड़ा सा अगर और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना है, ये आया सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाय डी। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको सी नॉट और नीचे एलसीएम लोगे आप, तो ये बन जाएगा डी माइनस टी, और ये जो नीचे ये डी आएगा इसको ऊपर लिख देंगे, तो ये बन गया सी नॉट डी अपॉन डी माइनस टी। तो ये भी रिजल्ट हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये हुआ अगर हम कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करेंगे बीच में, तो ये इतना कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अब देखो ये ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है या कम है, सोचो भाई। ये देखो कि ये जो t माइनस टी बाई डी है, इज इट ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई टी, है ना। और ये जो डी बाई टी वाली टर्म है, डी बाई टी वाली जो टर्म है, ये ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि डी तो टी से ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, अगर आप वन में से कोई नंबर माइनस करोगे विच इज ग्रेटर देन वन है, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, है ना। वैल्यू कैसे आएगी, पढ़िए नेगेटिव, मैंने ठीक करा है, डी माइनस टी बाई डी ना, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, वन माइनस, और सॉरी सॉरी ये ऐसे नहीं लिख सकते ना, यस। सो डी अपॉन डी माइनस टी है ना, कि तो इसका रेसिप्रोकल चेक कर लेते ना, इसको चेक करना थोड़ा सा है ना मुश्किल है, इसका रेसिप्रोकल चेक करते। तो अगर मैं इसको इसका रेसिप्रोकल करूं इसका, तो जाएगा डी माइनस टी बाई डी, दैट इज वन माइनस टी बाई डी, है ना। एक्चुअली मैं रेसिप्रोकल लिख रहा हूं। अब ये नंबर क्या है, टी बाई डी जो है ये लेस देन वन है, क्योंकि डी जो है वो, है ना। और अगर ये नंबर लेस देन वन होगा, तो अगर वन से आप कोई नंबर माइनस करोगे विच इज लेस देन वन है, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, और ये नंबर भी वन से छोटा होगा। दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल वन से बड़ा हो जाएगा।
भाई अगर आप 1 में से कोई नंबर माइनस करोगे जो कि 1 से कम है, जैसे मान लो 1 में से मैं 0.6 माइनस करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा 0.4। और ये नंबर भी तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि मैंने कोई छोटा नंबर 1 से माइनस करा था। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर भी 1 से छोटा होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये नंबर 1 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं जैसे 0.4 लिखता हूँ, ये नंबर 1 से छोटा है, बट इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से बड़ा होगा। चेक करोगे तो आप ये 2.5 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो सेम लॉजिक यहाँ पर है। ठीक है, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, वरना जैसे मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि जो सी होगा इट इज ग्रेटर देन सी नॉट होगा, मतलब कैपेसिटेंस यहाँ भी बड़ा है। अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब यूज करा है तो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो क्या होगा, और अगर एक कंडक्टिंग स्लैब को प्लेस करेंगे कैपेसिटर के अंदर तो क्या होगा। अब एक और चीज है, दैट इज ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसको प्लेस करने के भी दो तरीके होते हैं। जो ये इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है इसको हम दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। और ये कंप्लीट इंसर्शन की बात करें जिसमें कंप्लीट स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेगा। एक तो होता है विद बैटरी और एक होता है विदाउट बैटरी। तो जरा उसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, एक तो है विद बैटरी, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पे ये न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करता है। और एक है विदाउट बैटरी। मतलब एक बार तो है कि आपने कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा है और आप स्लैब को या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो, और एक केस में आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तब आप इंसर्शन कर रहे हो। तो देखो चाहे कोई भी केस हो, दोनों केस में एक चीज तो कॉमन है, और वो ये है कि जो कैपेसिटेंस होगा नया वो पुराने कैपेसिटेंस का के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अब देखो जो ओरिजिनल चीज है ना वो मैं नॉट से लिख दूंगा, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के जो पैरामीटर्स है उनको नॉट से लिखेंगे, और जो डाइलेक्ट्रिक के बाद इंसर्शन के बाद है उसको नॉर्मली लिखेंगे। ठीक है, तो ये कन्वेंशन हम इसमें भी यूज करेंगे। अब देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहना, जितना पहले था उतना ही बाद में। अब सोचो, अगर चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है सी इंटू वी। तो अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा जो पहले चार्ज होगा। तो ये क्यू हो जाएगा के टाइम्स क्यू नॉट। चार्ज को के टाइम्स होना पड़ेगा ना, कि चार्ज जो होता है वो सी इंटू वी होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विदाउट बैटरी अगर आप करोगे, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा और कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई तो वोल्टेज को के टाइम्स ड्रॉप, जो वोल्टेज होगी वो के टाइम्स ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप बैटरी के साथ डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हो तो वोल्टेज सेम रहती है और चार्ज इंक्रीज हो जाता है। बट अगर आप बैटरी के बिना करते हो तो चार्ज सेम रहता है बट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, और ऐसे हम एनर्जी के लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के रिलेशन से एनर्जी का आ जाएगा। वह एनर्जी क्या होता है? हाफ सी यूज कर होता है, तो वहीं से आ जाएगा। ठीक है, बट ये तीन पता होने चाहिए ना, इससे फिर आप एनर्जी का भी निकाल सकते हो कि स्लैब को रखने के बाद एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, and if you have any doubt then you can leave it in the comment section. Thank you so much.